ठीक है। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रेस्पिरेशन के हमने टाइप्स देखे कि क्या क्या टाइप्स रहते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब जो है एक और रेस्पिरेशन का टाइप्स जो है वो रहते हैं, दो और टाइप्स जिसको कह सकते हैं हम, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की यूज होता है, और एनएरोबिक उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता। ठीक है, बहुत वेरी फ्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एनर्जी बनाते हैं, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हमारी स्केलेटल मसल्स भी करती हैं। जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज यदि हम कर लेते हैं तो हमारी मसल्स जो रहती हैं, स्केलेटल मसल्स जो हमारे लिम्स की मसल है, हाथ पैरों की मसल्स हैं, तो क्या होता है कि बहुत एक्सरसाइज करने की वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा पड़ने लगती है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन नहीं होने के कारण अब हमें एनर्जी तो चाहिए, तो हमारी सेल्स क्या करती हैं, स्केलेटल मसल्स क्या करती हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी मिलने लगती है, लेकिन दूसरा जो होता है वो लैक्टिक एसिड बनाने लगती है। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसीजर रहती है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, उसमें ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता। जैसे कि यीस्ट जो है वो क्या करता है, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, क्या बनाता है, सॉरी नॉट अल्कोहल, वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करता है और क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। ठीक है, इसमें चूंकि अल्कोहल बन रहा है तो इसको कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन, और ये जो है वो यीस्ट करता है। ठीक है, यीस्ट के द्वारा ये किया जाता है। वो क्या करता है, यीस्ट ग्लूकोज को जो है अल्कोहल में तोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है प्लस एनर्जी बनाता है। दूसरा जो फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कुछ वर्म्स करते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्कैरिस करते हैं। वो क्या करते हैं, वो ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ते हैं। ठीक है, और साथ में एनर्जी बनाते हैं। ठीक, इसमें चूंकि लैक्टिक एसिड बन रहा है इसलिए इस फर्मेंटेशन को कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो है करता है वर्म्स, कुछ वर्म्स करते हैं जैसे कि एस्कैरिस। ठीक, ओके, तो ये कहलाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन, जिसमें कि ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। बिना ऑक्सीजन के यूज के जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस है वो क्या होता है कि जो एनर्जी यहाँ पे फॉर्म होती है दिस इज वेरी लेस। तो इसमें जो एनर्जी फॉर्म होती है वेरी लेस एनर्जी, दिस इज ओनली द 5% एनर्जी ऑफ अवेलेबल एनर्जी, मतलब कि जितनी बॉन्ड्स में अवेलेबल है उसकी सिर्फ 5% एनर्जी ही यहाँ पे बनती है। इसलिए इसको जो है वेस्टफुल प्रोसेस भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, तो ये वेस्टफुल प्रोसेस क्या गया है इसको, लेकिन ये वेस्टफुल प्रोसेस है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन इसकी बजाय एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय एनारोबिक में बहुत कम हो रहा है, इसलिए
उसको जो है कहा जाता है वेस्टफुल प्रोसेस। बट इंडस्ट्रीज में ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस बहुत यूजफुल है, क्योंकि अल्कोहल बनाने में और लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में इंडस्ट्रीज में ये प्रोसेस, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस, एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस यूज की जाती है। और इस प्रकार इंडस्ट्रीज के लिए दिस प्रोसेस इज वेरी बेनिफिशियल, बट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ठीक है, तो ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। आगे हम पढ़ेंगे एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ओके, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बता रही थी मैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो था, एनारोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं होता और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। ओके, वेरी फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि यीस्ट एंड सम वर्म्स जो है जैसे कि टेप वर्म एंड एस्केरिस, दे डज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे आप समझेंगे कि एरोबिक जो रेस्पिरेशन हो रहा था, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन का यूज़ होता है, उसमें जो था कैसे वर्क कर रहा था वो, O6 plus 6O2 and it forms 6 carbon dioxide molecules and 6H2। ठीक है, अब यीस्ट जो है वो क्या करता है, वो इस ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, प्लस कुछ एनर्जी भी बनाता है। ठीक है, E डिनोट्स एनर्जी यहाँ पे, तो आप उससे समझिए कि E एनर्जी के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, और जो कुछ वर्म्स मैंने बताया आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसको ओके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। प्लस सम एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, ये है लैक्टिक एसिड और ये है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट फॉर्म, लाइक यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे लैक्टिक एसिड, तो इसे कहते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। फाइन, सो दिस इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक और चीज़ मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे बॉडी में भी कुछ सेल्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, जैसे कि आरबीसीज। क्यों करती हैं? आरबीसीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसलिए वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन पे ही डिपेंडेंट रहती हैं। दूसरी जो है वो स्केलेटल मसल्स की सेल होती है। स्केलेटल मसल्स जैसे जो भी हमारे लिम्स को, हाथों को और पैर को सप्लाई करती है, उन मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और ये स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी बॉडी में बॉडी में रहती हैं, लिम्स में, और ये स्केलेटल मसल्स भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। कब? जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत कुछ उठा लिया और एक ही हाथ से हम कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मसल्स को कंटिन्यू ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए रहती है और वो कंटिन्यू सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और उस दौरान जो सेल्स हैं वो भी क्या बनाती हैं? लैक्टिक एसिड।
और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये फिर हमारी मसल्स में इकट्ठा होता रहता है और वो मसल्स में इकट्ठा होने के कारण हमें थकान जो है वो महसूस होती है और दर्द महसूस होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये लैक्टिक एसिड लिवर में जाता है और वहाँ पे फिर इसका जो है एरोबिक ऑक्सीडेशन होता है और ये वापस ग्लाइकोजन और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये होता है हमारी बॉडी में भी, आरबीसीज में भी। ठीक है, नाउ हम लोग जो है पढ़ेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। एरोबिक एंड एनारोबिक। सॉरी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, फर्स्ट थिंग, uses oxygen, does not, okay, so aerobic it uses oxygen, anaerobic does not use oxygen। ठीक है, may or may not, may, sorry, here is oxygen, aerobic, so it produces carbon dioxide. It may or may not produce or may not produce carbon dioxide। okay, ठीक है, okay, carbon dioxide and okay, it produces more energy it produces only 5% of available energy here। okay, here it occurs in 5 steps, those are glycolysis, pyruvate, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे आप क्रेब्स साइकिल ध्यान करिए। क्रेब्स साइकिल में जो है स्टेप्स थे, सबसे पहले ग्लाइकोसिस, फिर पायरुवेट ऑक्सीडेशन, फिर टीसीए साइकिल क्या था? टीसीए साइकिल था ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। देन ईटीएस, दैट इज एनर्जी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर था केमियोस्मैटिक एटीपी सिंथेसिस। यहाँ पे कोई एटीपी सिंथेसिस नहीं होती है और ये जो है वो सिर्फ 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस and incomplete pyruvate ऑक्सीडेशन। ठीक है,
ठीक है, और क्या डिफरेंसेस हैं एरोबिक्स और एनएरोबिक्स में? ठीक है, हमने देखा ऑक्सीजन यूज़ करती है, ये इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ओनली 5% ऑफ अवेलेबल एनर्जी इट प्रोड्यूसेस। ये 5 स्टेप्स में होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, TCA साइकिल, ETS, कैमियोस्मेटिक, ATP सिंथेसिस एंड यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस और इनकम्प्लीट पायरुवेट ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब आप सेल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी साइकिल होती थी, EMP पाथवे हम जिसको कहते थे, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो आप एक बार फिर से रिमाइंड करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आगे के जो डिफरेंसेस है वो हैं, ठीक है, ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉर्म करती है रेस्पिरेशन में। इट फॉर्म्स इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट्स and it forms organic end product। ठीक है, अल्कोहल और लैक्टिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, विद और विदाउट, विथ और विदाउट इनऑर्गेनिक वन, इनऑर्गेनिक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो इट मे और मे नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अदर थिंग इज इट ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड mitochondria, and it occurs in cytoplasm only, cytoplasm only। ठीक है, ठीक है, अदर थिंग इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि मैंने कहा आपको कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट ऑल जो है दे डज एरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बहुत ही कम जीवों में होता है। तो इट ऑकर्स इन मैनी, इट ऑकर्स इन मैनी एंड इट ऑकर्स इन वेरी फ्यू। फाइन, ठीक है, तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने अभी देखे एनारोबिक और एरोबिक टाइप जो थे रेस्पिरेशन के। अब एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसके 2 सब टाइप्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। एरोबिक के सब टाइप्स हैं, फर्स्ट तो है डायरेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताने से पहले मैं आपको दूसरी बातें बताना चाहूँगी। एक तो रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी मीडियम, रेस्पिरेटरी मीडियम। ओके, रेस्पिरेटरी सरफेस वो सरफेस होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो उस सरफेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस जो है जितना ए सरफेस एरिया उसका अवेलेबल होगा उतनी अच्छे से जो है वो एक्सचेंज का जो है एक्सचेंज होगा गैसेस का, और वहाँ जितना थिन होगी वो सरफेस, जितनी थिन, जितनी परमेबल, जितना एरिया ज़्यादा होगा उतना ही जो है वो एक्सचेंज अच्छे से होगा, उतना ही एक्सचेंज बेटर होगा। अब रेस्पिरेटरी मीडियम क्या होता है? रेस्पिरेटरी मीडियम वो सोर्स होता है जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो सोर्स क्या हो सकता है? पानी भी हो सकता है,
जैसे कि फिश हैं, उनके लिए वो रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है, वाटर है। हम हैं तो हमारे लिए रेस्पिरेटरी मीडियम क्या है, एयर है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस और रेस्पिरेटरी मीडियम, ठीक है। एक और चीज़ है कि रेस्पिरेटरी सरफेस, जिन ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रहते हैं, स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के लिए, उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से सेल तक ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो मीडियम फ्लूइड होता है और वो हम वर्टिब्रेट्स में हमारे अंदर वो जो फ्लूइड है वो ब्लड होता है, ठीक है। तो वो ब्लड जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस से सेल तक ऑक्सीजन को ले जाता है। तो यहाँ से बात आई डायरेक्ट की और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो डायरेक्ट रेस्पिरेशन हम उसमें बोलते हैं जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। जैसे कि पैरामीशियम, वो सेल वॉल ही जो है, उसकी सेल वॉल से ही वो रेस्पिरेशन करता है और उसमें कोई स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता रेस्पिरेशन के लिए। अब इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन उसको कहते हैं जिन जीवों में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, को कहते हैं हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेटरी मीडियम और रेस्पिरेटरी सरफेस आपको समझ में आई। अभी इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट के डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन सा स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उस पे डिपेंड, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके सब टाइप्स हैं। तो सबसे पहला है क्यूटेनियस, दूसरा है बकोफेरेंजियल, फेरेंजियल, तीसरा टाइप है ब्रैंकियल, चौथा टाइप है पल्मोनरी, ओके, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस से मतलब होता है हमेशा स्किन, तो जिन जीवों में स्किन से रेस्पिरेशन होता है, स्किन ऑर्गन्स जो होते हैं उनके, दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर द रेस्पिरेशन, उन जीवों में उस रेस्पिरेशन को हम क्यूटेनियस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो जैसे कि एनालिड्स, एनालिड्स में कौन से जीव आते हैं, जैसे कि अर्थ वर्म, ओके, इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेशन के लिए क्या स्पेशलाइज रहता है, तो इनकी जो स्किन है वो स्पेशलाइज रहती है, वो थिन होती है, परमिएबल होती है, मॉइस्ट होती है और उसके द्वारा जो है उसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है। नाउ बकोफेरेंजियल, बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो होता है उसमें बकल कैविटी की जो वॉल होती है, वो बकल कैविटी की वॉल वो स्पेशलाइज्ड होती है रेस्पिरेशन के लिए और वो थिन होती है, वैस्क्यूलर होती है एंड परमिएबल होती है। तो बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो है वो कुछ आर्थ्रोपोड्स में होता है, ठीक है, ऑर्थोपोड्स में होता है, कुछ कॉर्डेट्स, कुछ जो है वो हेमिकॉर्डेट्स में होता है, मोलस्क्स में होता है, ठीक है। ब्रैंकियल, अब है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन जो होता है गिल्स, जिसमें गिल्स होते हैं और गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, उसको हम कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ओके सॉरी। मोलस्क में जो है वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, सारी फिश में ब्रैंकियल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो गिल्स के द्वारा जो होता है उसको कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और फिश, ठीक है। नाउ पल्मोनरी, पल्मोनरी रेस्पिरेशन जिसमें लंग्स के द्वारा होता है उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जैसे कि कॉर्डेट्स, हम ह्यूमन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें पल्मोनरी लंग्स के द्वारा होता है, तो उनमें जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं पल्मोनरी। ऑल द वर्टिब्रेट्स, reptiles, avians, birds, avians, human, okay,
सो मैमल्स एक्चुअली, सो मैमल्स इनमें जो है रेस्पिरेशन होता है लंग्स के थ्रू। तो दीज आर द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस, बकोफेरेंजियल, ब्रैंकियल एंड पल्मोनरी। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी, ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक और टाइप जो है वो रेस्पिरेशन का होता है, वो है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जिन जीवों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है, उनमें क्या ज़रूरत होती है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन से सेल तक उस ऑक्सीजन को कोई मीडियम लेके जाए, और मैमल्स में वो जो मीडियम होता है वो ब्लड होता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो सेल में होता है उसको कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या होता है कि जब एक जीव जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें कि स्पेशलाइज्ड ऑर्गन रहते हैं, वो जब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है तो वो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वहाँ से ब्लड के थ्रू वो सेल्स में जाता है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और उसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के लिए जो है चाहिए कि कंटिन्यू सप्लाई बनी रहे ऑक्सीजन की, कंटिन्यू फ्लो ऑफ एयर जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता रहे, और उससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा होता है। ठीक है, नाउ हम लोग पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का फिजिकल पार्ट क्या है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, आपने डिफ्यूजन पढ़ा हुआ है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है नेट फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या होता है? ठीक है, कोई एक मेम्ब्रेन है, उसके बाहर कुछ सब्सटेंस है, उसके अंदर भी वो सब्सटेंस है लेकिन वो कम मात्रा में है, इसमें और इसमें क्वांटिटी में डिफरेंस है, इसके और इसके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है। तो डिफ्यूजन का लॉ क्या कहता है कि जब भी किसी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन एक साइड पे ज़्यादा होगा तो उसका जो मूवमेंट है, उसका जो फ्लो है वो उधर होगा जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, और वो तब तक होता रहेगा जब तक कि वो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो सेल लेवल पे होता है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल पे होता है, वो भी डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। तो मोस्ट ऑफ द जो अपना एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो डिफ्यूजन के द्वारा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अभी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो है जिसमें कि सेल एनर्जी का यूज़ करती है ताकि डिफ्यूजन और स्पीडीली हो, ज़्यादा रेट से हो, और उसके लिए वो एनर्जी का यूज़ करती है। उसके लिए एक प्रोटीन होता है साइटोक्रोम्स, उसकी मदद लेती है और उससे वो डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा स्पीडीली होता है। तो उसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ठीक है। अभी एक और बात मैं बताऊं कि यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक मीडियम की ज़रूरत होती है ब्लड, जैसे कि हमारे अंदर ब्लड मीडियम का काम करता है। क्यों उसकी ज़रूरत होती है? इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन केवल बहुत एक कम जो है दूरी तक डिफ्यूजन होता है, जैसे कि
5 mm की दूरी तक डिफ्यूजन होता है, इसलिए उसको ले जाने के लिए आगे हमें एक मीडियम चाहिए रहता है। तो वो मीडियम हमारे अंदर क्या रहता है? ब्लड। ठीक है, सेल लेवल पर भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। इसके लिए हमें एक पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट पढ़ने की ज़रूरत है। व्हाट इज दैट? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो किन्हीं दो गैसेस के बीच में जो प्रेशर में डिफरेंस है, जो उनके कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो होता है इट इज प्रोपोर्शनेट टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि जितना ऑक्सीजन, जितना कार्बन डाइऑक्साइड और जितना ऑक्सीजन में डिफरेंस होगा, जितना इसके प्रेशर में डिफरेंस होगा, उतना ही इनका मूवमेंट होगा, है ना। जितना ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा है उतना यहाँ पे वो डिफ्यूज़ होगा, जितना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज़्यादा है उतना वो यहाँ पे डिफ्यूज़ होगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द थिंग कि डिफ्यूजन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनेट टू थिननेस ऑफ मैम्ब्रेन। थिननेस ऑफ मैम्ब्रेन से क्या मतलब है कि जितनी मैम्ब्रेन थिन होगी, जितनी सेल वॉल जो है वो थिन होगी, उतना ही डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू permeability of cell membrane. Okay, and okay, partial pressure gradient, thinness of membrane, permeability, and one thing is surface area. मैंने बताया था आपको कि surface area जितना प्रोवाइडेड होगा उतना ही डिफ्यूजन होगा, उतनी ही अच्छी तरह से गैसेस एक्सचेंज होगी, क्योंकि डिफ्यूजन का वहाँ पे रिलेशन है। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, थिननेस ऑफ मेम्ब्रेन, परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर को जो है किसी गैस के हम P से डिनोट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को हम कहेंगे PO2 और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को हम कहेंगे PCO2। ठीक है, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर हम कैसे निकाल सकते हैं? पार्शियल प्रेशर होता है क्या एक्चुअली? पार्शियल प्रेशर वो होता है जो एक गैस किसी सरफेस पे एक्सर्ट करती है। ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैस, partial pressure is a pressure of a gas in a mixture of gas which is exerted by that gas। जैसे कि ऑक्सीजन का यदि पार्शियल प्रेशर है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? वह प्रेशर जो कि ऑक्सीजन उस मिक्सचर में एक्सर्ट कर रही है, फॉर्म कर रही है। ठीक है, और किसी भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर किसी मिक्सचर में कैसे निकाल सकते हैं? It is a formula, and it is a partial pressure of some gas in mixture is divided by the concentration of mixture of gases by that percentage of that gases. Suppose किसी मिक्सचर का प्रेशर जो है वो 760 mm of Hg है और उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%, तो उसका पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस बाय द परसेंटेज ऑफ दैट गैस। वो कितना हो जाएगा? 760 by 21 159 mm of Hg।
तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का महत्व क्यों है? पार्शियल प्रेशर का महत्व इसलिए है क्योंकि ये पार्शियल प्रेशर डिफ्यूजन में हेल्प करता है। वो कैसे हेल्प करता है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जब हम इनहेल करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो है वो गैसेस जाती है, एंटर करती है, और वहाँ पर क्या होता है कि लंग्स में जहाँ के एल्वुलाइज होते हैं, और एल्वुलाइज में एयर जाती है, और एल्वुलाइज को सप्लाई होती है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की। जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का या मिक्सचर ऑफ गैसेस का, तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज हाई रहता है, जिसको हम कह सकते हैं कि उसका PO2 हाई रहता है। पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है वो हाई रहता है, और चूँकि ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम रहता है, इसलिए डिफ्यूजन जो है वो ऑक्सीजन का एल्वुलाई से ब्लड वेसल्स की तरफ होता है। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाइज में कम रहती है, ठीक है, उसका पार्शियल प्रेशर कम रहता है, लेकिन वेसल्स में उसका पार्शियल प्रेशर दैट इज PCO2 ज़्यादा रहता है। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में मूव हो जाती है और हम एक्सहेलिंग के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। उसी तरह जब सेल्स में ये ब्लड वेसल्स जाती हैं, सप्लाई करती हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे PO2 दैट इज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहता है, और जो हमारी ब्लड वेसल्स ऑक्सीजन लेके वहाँ गई हैं उनमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो वो सेल्स की तरफ मूव हो जाती हैं और डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। डिफ्यूजन के द्वारा वो सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि ऑक्सीडेशन करती हैं सेल्स और ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो उसका पार्शियल प्रेशर वहाँ पे बढ़ जाता है, और जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स कैपिलरीज रहती हैं उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती हैं और फिर लंग्स के द्वारा उन्हें एक्सहेल कर दिया जाता है। इसलिए जो पार्शियल प्रेशर है वो रेस्पिरेशन में बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा हो, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई पौधे लगाएं सो दैट वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करें और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा हो और हम अच्छे से ब्रेथ इन कर पाएँ, ठीक है।